आई क्लास का मामला स्टार्ट करते हैं। हमने आपको प्रीवियस क्लास के अंदर ये बात सिखा दी थी कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इस इक्वेशन के ऊपर अमल करेगा, ये जो इक्वेशन आपके सामने नज़र आ रही है वाली, तो वो कहलाएगा SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक, एक, तो जो कोई इस इक्वेशन के ऊपर पूरा उतरेगा उसको हम कहेंगे कि वो SHM मोशन कर रहा है। ठीक है। अब आज जो हमने डिस्कस करना है वो एक वाहिद केस है जो हमारे कोर्स के अंदर रखा गया है। केस 3 रखे गए थे लेकिन रिड्यूस सिलेबस की वजह से सिर्फ एक केस रह गया, और वो केस है केस नंबर पेंडुलम का। हम यहाँ पर सिंपल पेंडुलम का SHM डिस्कस करेंगे। तो ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, और वो क्वेश्चन ये है कि शो दैट एन ऑब्जेक्ट अटैच विथ a simple pendulum will perform SHM for a small amplitude. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बट अ वेरी इजी वन। साबित करें एक ऑब्जेक्ट जो कि एक पेंडुलम के साथ जुड़ा हुआ है वो SHM मोशन करता है या नहीं करता। ठीक है भाई, सवाल समझ में आया? यहाँ तक यस करें, शाबाश। साबित करें एक ऑब्जेक्ट जो कि सिंपल पेंडुलम के साथ जुड़ा हुआ है वो SHM मोशन करता है या नहीं करता। जी, सब बच्चों का ज़रा यस चाहिए मुझे, शाबाश। हेडिंग बनाएंगे हम प्रूफ, हेडिंग बनाएंगे प्रूफ। जितने बाकी बच्चे हैं उन सबका भी यस चाहिए, शाबाश। जिन जिन बच्चों ने क्लास ज्वाइन करी है, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे इसका प्रूफ करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आसान आर्टिकल इन्होंने ऐड किया है। तो सबसे पहले एक डायग्राम है जिसकी एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा वर्थ है, इस डायग्राम को लाजमी बनाना है। डायग्राम आप भी समझ लें, बहुत ज़्यादा आसान है। ये हमने एक पेंडुलम बना के दिखाया है यहाँ पे। इस वक्त पेंडुलम की जो लेंथ है वो स्मॉल एल है। इस पेंडुलम की लेंथ स्मॉल एल है, और इस पेंडुलम को आपने यहाँ से यहाँ तक ये लेकर गए और लेकर आपने इसको छोड़ दिया। जब पेंडुलम को आप यहाँ से यहाँ तक लेकर गए और आपने इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाकर छोड़ दिया, तो अब इसने क्या शुरू कर दिया? वाइब्रेशन स्टार्ट कर दिया, लाइक दिस, ऐसे करके। ये वाइब्रेशन कर रहा है, यानी यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे करके वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है। तो हमने इस पेंडुलम के इस ऑब्जेक्ट को जिस जगह पर मेरा इस पेन की टिप है यहाँ देखा, और इस जगह का एक नाम रख दिया, और ये नाम है PT। PT क्या चीज़ है? P का मतलब है बेटा पॉइंट, और T का मतलब है टाइम, यानी T टाइम में P पॉइंट पर आप एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। इस वक्त ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ कितने फासले पर है? इसको आपने लिख दिया ये x फासले पर। ठीक है। ऊपर कितना एंगल बन रहा है? ऊपर बन रहा है थीटा एंगल। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है, वेट वजन, वो ऐसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नीचे आ रहा है, लाइक दिस। ये इसका वेट है जो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा नीचे आ रहा है। ठीक है। दूरी के अंदर एक फोर्स बन रही है, आप जानते हैं, इस फोर्स को कहते हैं टेंशन। अब हमने क्या करा? हमने इस डोरी की सीध में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, डोरी की सीध में एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करी, और एक डॉटेड लाइन यहाँ ड्रॉ करी, लाइक दिस, ऐसे करके। ठीक। इस तरह करने से जो एंगल ऊपर नज़र आ रहा है थीटा, वही एंगल हमें यहाँ नज़र आ गया, यानी जो थीटा हमें ऊपर नज़र आ रहा है वही थीटा हमें नीचे बनता हुआ नज़र आ गया।
अब ये जो वेट है, वेट ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। वेट का एक हिस्सा, वेट का एक हिस्सा इधर आएगा और वेट का एक हिस्सा इधर आएगा। ये वेट के दो टुकड़े हो गए, वेट के दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। डब्लू ने एंगल बनाया थीटा और उसके दो टुकड़े हो गए हमारे पास, एक टुकड़ा ये रहा बच्चों और एक टुकड़ा ये रहा। अब इन दोनों में से कोई एक जो होगा वो डब्लू के नाम से डब्लू कॉस थीटा और एक टुकड़ा डब्लू साइन थीटा के नाम से होगा। तो आपको यकीनन ये डायग्राम याद आ जानी चाहिए। ये डायग्राम मैं क्लास के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 मोशन इन टू डायमेंशन, और जो सवाल था वो था टार्जन वाला। और जिन बच्चों ने चैप्टर नंबर 3 इंक्लाइंड प्लेन पढ़ा है ये उससे भी रिलेटेड है। तो टार्जन वाला सवाल था, टार्जन वाला सवाल क्वेश्चन नंबर 12, उसके अंदर सेम यही था। अगर आपके पास मेरा सारा काम हुआ हुआ है तो आप 100% एग्री करेंगे कि सर ये वही डायग्राम आप बना रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 4 के अंदर। तो बेटा ये वाला जो हिस्सा होता है इसको डब्लू कॉस थीटा कहते हैं, जो एंगल के साथ होता है, और जो एंगल से हटकर होता है ये होता है डब्लू साइन थीटा। अब ये डब्लू जो है ये किसी काम का नहीं है। अब काम है डब्लू कॉस थीटा का, काम है डब्लू साइन थीटा का। तो डब्लू कॉस थीटा लग रहा है ऐसे करके, इसके अपोजिट लग रहा है टेंशन। तो डब्लू कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और टेंशन भी कैंसिल हो जाएगा। ये बनेगा एक्शन और ये बनेगा रिएक्शन, और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। डब्लू को तो वैसे भी डिस्कस नहीं करना आपने, तो डब्लू को डिस्कस नहीं करना, डब्लू कॉस थीटा टेंशन कैंसिल हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है और वो फोर्स है डब्लू साइन थीटा। ये डब्लू साइन थीटा क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो यहाँ से यहाँ वापस लाएगा। इस जगह को कहते हैं मीन पोजीशन, इस जगह को। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ वापस आएगा अपने मीन पोजीशन की तरफ डब्लू साइन थीटा की वजह से, तो यही डब्लू साइन थीटा आपके लिए एक फोर्स का काम करेगा और उस फोर्स का नाम होगा रिस्टोरिंग फोर्स। एसएचएम के मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स का सबसे अहम किरदार है। अगर आपको एसएचएम में या वाइब्रेटरी मोशन में रिस्टोरिंग फोर्स पता चल जाती है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो नतीजे में ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ से यहाँ आएगा तो ये डब्लू साइन थीटा होगा जो इसको यहाँ से यहाँ तक लाएगा, और ये डब्लू साइन थीटा इसको यहाँ से यहाँ तक यानी मेन पोजीशन तक ला रहा है। ये डब्लू साइन थीटा हमारे लिए रिस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, और साथ ही साथ में डब्लू कॉस थीटा टी से बैलेंस, डब्लू को डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट है एक्स, यहाँ थीटा बन रहा है वही थीटा यहाँ भी बना जिससे डब्लू दो हिस्सों में डिवाइड हुआ, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो एल है। और साथ साथ में एक बात और बता दूं कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये वाला वाइब्रेशन, मेरे मार्क पेन को देखें, अगर मैं इसको कंप्लीट करूँ ऐसे करके तो ये दायरा बनेगा ऐसे करके, ये देखें दायरा बनेगा। और अगर ये दायरा बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक ये दायरे का होगा रेडियस, यहाँ से यहाँ तक ये होगा दायरे का रेडियस, और दायरे का रेडियस ये एल होगा। यानी ये जो एल नज़र आ रहा है ये असल में दायरे का रेडियस है बेटा। ठीक है, यहाँ तक पूरी डायग्राम मैंने दोबारा से भी समझा दी, कई दफ़ा रिपीट कर दी, और इस डायग्राम के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मामला हैं। इसकी वर्डिंग नोट्स से लेनी है, याद रखें, वर्डिंग फ्रॉम नोट्स। मैं सिर्फ आपको यहाँ प्रूफ समझाऊंगा। सब बच्चे एक मरतबा मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में ओके कर दें ताकि मैं इस टॉपिक का प्रूफ सिखा दूँ आपको। क्लास में माशाल्लाह से जितने भी बच्चे मौजूद हैं वो सारे के सारे अपना ओके का मामला बनाए करें, ताकि मैं जब आपका नाम देखता हूँ ओके के साथ तो थोड़ी सी ज़रा सेटिस्फिकेशन भी हो जाती है, यार कोई गड़बड़ नहीं हो रही, बच्चे अच्छी तरीके से बात को समझ रहे हैं। और टॉपिक की अहमियत ऐसी है कि आपका ओके काफ़ी मायने रखता है। ठीक है, तो बच्चों हम क्या करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स को लेके चलेंगे, और रिस्टोरिंग फोर्स बराबर है डब्लू साइन थीटा। आइए आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं। तो जो रिस्टोरिंग फोर्स है उसको लेके चलें। रिस्टोरिंग फोर्स को हमेशा माइनस में लेके चलते हैं, ये मैंने अपने लास्ट लेक्चर में बच्चों को सिखाया था।
रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा माइनस में लेके चली जाती है। रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू साइन थीटा। बच्चों फोर्स को आपने खोलना है एम ए में, डब्ल्यू को आपने खोलना है एम जी में साइन थीटा। फोर्स को खोलना है एम ए में, डब्ल्यू को खोलना है आपने एम जी में। दोनों तरफ से एम और एम कट जाएगा। ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक दोनों तरफ से एम एम कट गया। अब चैप्टर नंबर 10 अगर आपने मुझसे पढ़ा हुआ है और चैप्टर नंबर 10 आपने सही से सीखा हुआ है तो वहाँ पर हमने आपको एक कंडीशन सिखाई थी। वो कंडीशन मैं दोबारा लिखता हूँ, आपको इंशाल्लाह याद आ जाएगी। इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, चैप्टर नंबर 10, अगर ये थीटा बहुत स्मॉल हो, छोटा हो, रेडियन में ना पढ़ो, बस फ़र्क था कि हम थीटा की जगह चैप्टर नंबर 10 में इस्तेमाल कर रहे थे अल्फ़ा बीटा। तो आप कहेंगे सर याद आ गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप सॉरी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में आपने वाली बात सिखाई थी कि अगर अल्फ़ा बहुत छोटा हो तो टेंजेंट अल्फ़ा अल्फ़ा के बराबर, बीटा बहुत छोटा हो तो टेंजेंट बीटा बीटा के बराबर। तो ये बात सिर्फ टेंजेंट के लिए नहीं, ये बात साइन और कॉस दोनों के लिए। तो अगर थीटा बहुत स्मॉल है तो साइन थीटा बराबर होता है थीटा के बराबर। याद रखें ये तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए। अगर एंगल बहुत छोटा है, जहन में रखिएगा, एंगल बहुत छोटा है और रेडियन में नापा हुआ है, तो साइन थीटा बराबर थीटा, यानी अगर उस एंगल का आपने साइन लिया, उस एंगल का आपने कॉस लिया, उस एंगल का आपने टेन लिया, ये सब बराबर उसी एंगल के होंगे। तो इसका मतलब हुआ ये वाला जो साइन थीटा आपको नज़र आ रहा है, ये साइन थीटा बराबर हो जाएगा थीटा के। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक ओके कर दें, क्योंकि डेरिवेशन तो बहुत आसान है, अभी हो जाएगी इंशाल्लाह। यहाँ तक एक ओके चाहिए मुझे आप सबका जल्दी से। बात को आगे बढ़ाएंगे जल्दी से जनाब। इक्वेशन नंबर 1 जो पीछे लिखी हुई है वो मैंने आपकी नॉलेज के लिए यहाँ पर दोबारा लिख दी है ताकि आपको कोई मसला पेश ना। अब हमने एक फार्मूला यहाँ पे कॉपी करना है। ये फार्मूला हमने फिजिक्स में आपको चैप्टर नंबर 4 में ड्राइव कराया था, एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा नामी फार्मूला हमने चैप्टर नंबर 4 में आपको सिखाया था और इसका इस्तेमाल कहीं नहीं आया था, लेकिन इसका पहली मरतबा यहाँ इस्तेमाल आ रहा है। यहाँ से हम थीटा की एक वैल्यू बनाएंगे ताकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट कर सकें। आर जो है वो एस के पास जाके डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आर की वैल्यू क्या है, तो मैंने पीछे आपको दिखा दिया था, आर की वैल्यू एल है और एस का मतलब है इस ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो क्या है बेटा एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ डायग्राम में हमने आपको दिखाई थी, दोबारा देख लीजिएगा। ये असल में दायरा बनता है पूरा, और ये दायरा हम पूरा बना के नहीं दिखा सकते, इसलिए हमने दायरे का सिर्फ एक हिस्सा दिखाया। इस हिस्से के अंदर ये रेडियस है और ये रेडियस बराबर है लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर है, एक्स के बराबर। अब आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पे रख देनी है, तो एस की जगह पर आपके पास आ जाएगा बेटा यहाँ पर एक्स और आर की जगह आ जाएगा एल। ये थीटा की वैल्यू हो गई, इसको आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। थीटा की जगह पे रख देंगे आपके सामने जो थीटा नज़र आ रहा है, तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू माइनस जी, थीटा की जगह आ गया एक्स अपॉन एल। अब आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जी को एक्स की जगह पे करना है और एक्स को बाहर कर देना है ब्रैकेट से, बस सिर्फ इतना। ए इज इक्वल टू माइनस एज इट इज़ जी अपॉन एल और ये हो जाएगा एक्स। अब ये पूरा माइनस का हिस्सा, पूरा माइनस का हिस्सा दूसरी तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस जी अपॉन एल एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो।
ए प्लस जी अपॉन एल एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे इसके अंदर, यहाँ पर जी के बारे में क्या राय है आपकी, एल के बारे में क्या राय है आपकी? तो जवाब है जी, चैप्टर नंबर 6 आपने मुझसे पढ़ा है, जिसके अंदर बताया था जी की वैल्यू 9.8 है, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं है। चांद पे जाएं बदल जाती है, बुलंदी पे जाएं बदल जाती है, इट इज़ नॉट अ कांस्टेंट। लेकिन अगर बहुत ही मिनिमम हाइट हो तो जी की वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो पेंडुलम जो होता है वो बहुत ही मिनिमम हाइट पर होता है, और उस हाइट की वजह से जी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो जी यहाँ पे कांस्टेंट। और जो धागा आपने पेंडुलम के अंदर इस्तेमाल करा है वो अनस्ट्रेच होता है, यानी एक तो होता है स्ट्रेचेबल, धागे को खींचे लंबाई चेंज हो जाती है, और एक होता है अनस्ट्रेच, यानी आप उसको खींच कर लंबा नहीं कर सकते। तो जो धागा यहाँ लिया जाता है वो अनस्ट्रेच होता है। तो ऑब्जेक्ट जितना भारी से भारी लगा दें उससे धागे की लेंथ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहना ये चाह रहा हूँ, जी भी कांस्टेंट है और धागे की लेंथ भी कांस्टेंट है, यानी ये दोनों कांस्टेंट के बराबर हैं। क्या आपको इन दोनों को कांस्टेंट लेना समझ में आ गया? हमने यहाँ पर जी अपॉन एल, यहाँ तक क्लियर है? जी अपॉन एल की जगह पर कांस्टेंट को पुट कर देना है, जी अपॉन एल को कांस्टेंट माना जाएगा। और जब जी अपॉन एल की जगह कांस्टेंट आ जाएगा तो बच्चों ये जो इक्वेशन अब आपके सामने बन के आई है, ये इक्वेशन एस एच एम मोशन को रिप्रेजेंट करती है। ये इक्वेशन एस एच एम मोशन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। और इससे ये पता चल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट जो पेंडुलम के साथ जुड़ा हुआ था वो एस एच एम मोशन कर रहा है। प्रूव हो गया। द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट standard equation of SHM, which shows that अच्छा फंसी बेटा, जी जो है मैंने अभी वजाहत करी थी ना, यहाँ पे सारी की सारी मैंने डिटेल से बताया कि जी की वैल्यू कांस्टेंट लेंगे, क्योंकि जी जो है बेटा यहाँ पे बहुत ही छोटी हाइट होती है, इसलिए जी पर कोई असर नहीं पड़ता, जी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है। और धागा जो है वो आपने अनस्ट्रेच लिया, इसलिए अनस्ट्रेच धागा जो होता है उसकी लेंथ चेंज नहीं होती, लेंथ सेम रहती है, तो आप लेंथ को भी कांस्टेंट लेंगे। जब कोई भी चीज़ क्या कहते हैं कांस्टेंट एज्यूम की जाती है, ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, तो दोनों को डिवाइड करेंगे बेटा तो जवाब जो है वो कांस्टेंट में आ जाएगा, ठीक है। द अबव इक्वेशन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम, shows that the object attached with simple pendulum executes SHM for a smaller amplitude। सो ये हमारा वाहिद केस जो रिड्यूस सिलेबस में इन्होंने दिया वो हमने कंप्लीट कर लिया, अल्लाह का शुक्र है। और हर केस के साथ रिलेटेड कुछ इक्वेशंस एक्स्ट्रा हैं, तो आप लकी हैं कि आपको जो केस इन्होंने दिया है उसके साथ सिर्फ 2 इक्वेशंस हैं बस, वरना अगर दायरे वाला मोशन होता तो उसमें ज़्यादा इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। इस तरह स्प्रिंग वाले के अंदर भी अच्छी खासी इक्वेशंस हैं, ना स्प्रिंग वाला केस है और ना ही जो है दायरे वाला मोशन है। एग्जीक्यूट का मतलब परफॉर्म करना, करके दिखाना कोई चीज़, ठीक है। इस तरह ही लफ्ज़ यहाँ पे एग्जीक्यूट का वर्ड आता है, अक्सर एग्जाम के वर्डिंग में एग्जीक्यूट का वर्ड इस्तेमाल होता है। अब हमने यहाँ पर पेंडुलम के साथ 2 और इक्वेशन आपको ड्राइव करनी है, और जो दोनों पेंडुलम के साथ है। तो एग्जामिनर बाज़ दफ़ा, क्योंकि ये आर्टिकल इतना बड़ा नहीं है, इसलिए एग्जामिनर इसके साथ ही उन 2 इक्वेशन को भी लगा के दे देता है, या एग्जामिनर सवाल बनाता है जिसके अंदर वो क्या करता है कि जो डायग्राम आपने पीछे देखी थी वो डायग्राम खाली बनवाता है, कहता है वो सिर्फ डायग्राम बना दें और उस डायग्राम के बाद टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी ड्राइव करें, यानी ये डेरिवेशन नहीं होगा। तो जो आपकी ग्रैंड टेस्ट किट है उसमें सवाल दिए गए हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा, 10 ईयर पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेंडुलम का सवाल किस तरीके से पेपर में आए। पेंडुलम का सवाल पेपर में बहुत कम डिस्कस हुआ है, ये बात मैं आपको बता दूं पहले ही। सबसे ज़्यादा जो है वो एक सर्कुलर मोशन
का SHM है वो सबसे ज़्यादा डिस्कस हुआ है पेपर के अंदर, सबसे ज़्यादा वही डिस्कस हुआ है, लेकिन वो रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है इसलिए वो हट गया। तो आइए आपको ड्राइव कराते हैं टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी को सीखने के लिए सबसे पहले आपको कुछ रफ वर्क सीखना पड़ेगा। मैं यहाँ आपके सामने एक इक्वेशन लिख रहा हूँ। ये इक्वेशन आपने नहीं सीखी कि कैसे बनाई जाती है, क्योंकि ये इक्वेशन रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है। ये जो दायरे वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन SHM होता है ये उससे रिलेटेड, तो इसलिए आप इस इक्वेशन के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्वेशन जो है वो रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। आप बस इसको डायरेक्ट समझ लें। ये भी एक SHM की इक्वेशन है, a प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके अलावा अभी आपने एक इक्वेशन बनाई a प्लस जी अपॉन एल एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो होता है ये सर्कुलर मोशन होता है, और ये वाला जो होता है ये पेंडुलम होता है। ये दोनों ही ऐसे है। ऊपर वाला आपने नहीं डिस्कस करा क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है। ओमेगा का मतलब एंगुलर वेलोसिटी। अब इन दोनों इक्वेशन को आपस में क्या करें, कंपेयर करें, ठीक है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। जब इन दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो जो चीज़ें एक जैसी हैं वो सब ख़त्म, और जो डिफरेंट है वो बराबर। मतलब ए ख़त्म, एक्स एक्स ख़त्म, ज़ीरो ज़ीरो ख़त्म, सिर्फ ओमेगा स्क्वायर और जी अपॉन एल ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, याद रखिएगा। ये मैं सब रफ वर्क कर रहा हूँ, वरना ये डिटेल से बता सकता हूँ, लेकिन डिटेल से बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर जी अपॉन एल के बराबर हो जाएगा। जो तमाम चीज़ें एक जैसी दिख रही हैं आपको, उन्हें आप बराबर नहीं लेंगे, स्क्वायर हटाएंगे ओमेगा के ऊपर से, और जी अपॉन एल के ऊपर एक रूट लग जाएगा। नाउ वी हैव अ वैल्यू, और वो वैल्यू है कि ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट जी अपॉन। ओमेगा सर्कुलर को रिप्रेजेंट करता है, और ये वाली वैल्यू रूट जी अपॉन एल ये पेंडुलम को रिप्रेजेंट करती है। अब मैं आपके सामने अगर एक इक्वेशन लिखता हूँ, और वो इक्वेशन है टाइम पीरियड की, और उस टाइम पीरियड की इक्वेशन में ओमेगा आ रहा है, तवज्जो से सुनेंगे। मैं आपके सामने अभी एक इक्वेशन लिखता हूँ डायरेक्ट, और उसमें ओमेगा आ रहा है, और उस ओमेगा को हटा के, क्योंकि ओमेगा का मतलब सर्कुलर है, अगर मैं ओमेगा को हटा दूं और उसकी जगह पर ये रूट वाली वैल्यू डाल दूं, सब बच्चे मिलकर एक साथ चैट में बताएंगे, तो अब वो टाइम पीरियड सर्कुलर का होगा या पेंडुलम का बन जाएगा। अगर मैं ओमेगा को हटाकर ये वैल्यू डाल दूँ, शाबाश, तो बताएं अब वो टाइम पीरियड किसका बन जाएगा, सर्कुलर का या पेंडुलम का। जल्दी से रिप्लाई करना है, टाइम बहुत कम है, क्योंकि मैंने बताया मुझे आपसे कुछ बातचीत भी करनी है, और हमारी मीटिंग के एंड होने में तकरीबन तकरीबन 12:30 मिनट रहेगा। तो रिप्लाई ज़रा थोड़े फास्ट चाहिए आपके, ताकि हम अपनी बातचीत को सही से आगे लेके जा सकें। तो मैंने देखा कुछ बच्चों ने रिप्लाई कर दिया है, लेकिन जो जो रिप्लाई कर रहा है वो अपना हक अदा कर रहा है, वो अपना नाम स्क्रीन पे ला रहा है, और उसका नाम जब स्क्रीन पे आता है तो मुझे उस बच्चे की तरफ से सेटिस्फाई का मामला हो जाता है। तो सिर्फ ओके यस में कोई देर नहीं लगती बच्चों, जल्दी जल्दी कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन ड्राइव करते हैं। सबसे पहली क्वेश्चन है इक्वेशन फॉर टाइम पीरियड। बहुत ज़्यादा आसान इक्वेशन है। ये इक्वेशन आपने मैट्रिक क्लास में भी देखी है, और आपके फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में थी, लेकिन प्रैक्टिकल के मामलात जो है वो फ़िलहाल कैंसिल हुए हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फार्मूला लिखना है। ये फार्मूला रिड्यूस सिलेबस की वजह से आपको ड्राइव नहीं कराया गया, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट लिख के दिखाया जा रहा है, तो इस फार्मूले पे आप क्वेश्चन मार्क रेज नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस से हटा दिए गए। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन ऑफ टाइम पीरियड फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बेशक ये रिड्यूस सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन जो डेरिवेशन है उसमें ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। फार्मूला ये है टी इज़ इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा। ये फार्मूला कैसे बना है समझाना मेरे लिए तो उसको बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि ये रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसमें अपना टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम टाइम के हिसाब से सबसे ज़्यादा शॉर्ट चल रहे हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर ओमेगा को रिप्लेस करना है, और इस ओमेगा की जगह पर आपने स्क्वायर रूट जी अपॉन एल पुट कर देना। तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट जी अपॉन एल। अब ये नीचे से रूट आप ऊपर शिफ्ट कर दें, यानी यहाँ से
ऊपर भेजते हैं। तो जब आप इसे ऊपर भेजेंगे तो ये बनेगा t इज इक्वल टू 2 पाई, और रूट जैसा है वैसा ही रहेगा, नीचे से ऊपर रूट जाएगा वैसा ही रहेगा, अलबत्ता g अपॉन l पलट कर l अपॉन g बन जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। ये है एक ऑब्जेक्ट का टाइम पीरियड जो कि पेंडुलम के साथ जुड़ा हुआ होता है। क्या आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया? बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, बस सिर्फ ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। और इस फॉर्मूले में ओमेगा को इस रूट से आपने रिप्लेस करना है, रूट को नीचे से ऊपर लेके जाना है, और बाकी तमाम बातें आपके सामने। ओके करते हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया? फिर मैं आपको इस फॉर्मूले से जल्दी से जुड़ी हुई 4 छोटी बातें बता देता हूँ जल्दी ले, क्योंकि हमारे पास अराउंड 10 के करीब मिनट हैं और आपसे मुझे आखिर के 5 मिनट में बात भी करनी है। ओके, तो बच्चों ये जो फार्मूला आपके सामने नज़र आ रहा है, इस फार्मूले के अंदर 4 अहम बातें हैं जो मैं यहाँ एक एक करके लिख रहा हूँ। सबसे पहले, टाइम पीरियड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द पेंडुलम। टाइम पीरियड लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसको लॉ ऑफ लेंथ कहते हैं। इस पर एग्ज़ाम में कभी कभी एमसीक्यूज़ वगैरह बन जाते हैं जिसके जवाब देना बहुत आसान है। वो आपसे पूछता है कि अगर पेंडुलम की लेंथ इतने टाइम्स हो जाए तो बताएं टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। तो वो आपको जो भी नंबर बताया उसको रूट में डाल के सॉल्व कर लीजिए। मिसाल के तौर पे वो आपसे कहता है कि अगर लेंथ 4 टाइम्स हो जाए, ऐसे करके 4, तो टाइम पीरियड क्या होगा। आपने कुछ नहीं करना, बस इस एल की जगह पर बस ये 4 डाल दें और सॉल्व होके जो नंबर आए वो 4 डालेंगे, रूट से 4 बाहर निकलेगा 2, तो आप कहेंगे टाइम पीरियड 2 टाइम्स हो जाएगा। इसी तरीके से वो आपसे कहता है कि अगर लेंथ 6 टाइम्स हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा भाई। तो आपने यहाँ 6 डालना है। अब 6 रूट से नहीं निकलता, तो आपने ऑप्शंस देखने हैं कि क्या ऑप्शंस के अंदर उसने रूट के साथ जवाब दिया है। तो उसका जवाब होगा टाइम पीरियड भी रूट 6 टाइम्स हो जाएगा, ऐसे करके रूट 6 टाइम्स। अगर लेंथ 6 टाइम्स होगी तो टाइम पीरियड रूट 6 टाइम्स होगा। और अगर उसने रूट में जवाब नहीं दिया हुआ, डेसिमल में जवाब दिया है, तो आप 6 का रूट निकाल कर डेसिमल वाले जवाब से मैच कर लें, फिर वही जवाब यहाँ पे लिखें। तो ये जो मैंने सारी बातें बताई हैं ये एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की शॉर्ट टेक्निक है कि अगर इतनी लेंथ हो जाए तो टाइम पीरियड क्या होगा। बोलें क्लियर हो गया? जल्दी से नंबर 2, जल्दी जल्दी। टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द स्क्वायर रूट ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी से मुराद यही है कि जैसे आप ज़मीन पे मौजूद हैं, पेंडुलम आपके पास है, तो ज़मीन की ग्रेविटी जो है वो ज़्यादा है, तो टाइम पीरियड कम आएगा। लेकिन अगर आप चांद पे चले जाएंगे, चांद की ग्रेविटी कम है, तो वहाँ टाइम पीरियड जो है ज़्यादा आएगा। ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। ठीक है, 1 मिनट आपकी अटेंडेंस लग रही है। एक, तो ये अटेंडेंस हो चुकी है। इसके बारे में एमसीक्यू ज़रा कम ही आते हैं, सबसे ज़्यादा लेंथ वाले के बारे में आते हैं। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट जल्दी से देख लें। टाइम पीरियड जो होता है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। यानी आप किसी पेंडुलम के साथ छोटा मास लगा दें, कम मास लगा दें, ज़्यादा मास लगा दें, उससे टाइम पीरियड के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो एग्जामिनर अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिख के दे कि किसी ऑब्जेक्ट कोई ऑब्जेक्ट पेंडुलम के साथ जोड़ा जा रहा है और जो मास पहले था उसका डबल करके जोड़ा जा रहा है, 4 टाइम्स करके जोड़ा जा रहा है, 6 टाइम्स करके जोड़ा जा रहा है, बताएं टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा। टाइम पीरियड पे कोई असर नहीं पड़ेगा। टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नॉट डिपेंड। इसी तरीके से चौथी और आखिरी चीज़, और वो है एम्पलीट्यूड। यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जब पेंडुलम के साथ जोड़ते हैं तो उसको आप थोड़ा एम्पलीट्यूड दें, ज़्यादा एम्पलीट्यूड दें, उससे उसके टाइम पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टाइम पीरियड सेम रहेगा। तो इन दोनों में याद रखिएगा, नॉट डिपेंड, नहीं करता, ना मास पे डिपेंड करता है और ना ही एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। सब बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो गया? जल्दी से ओके कर दें। और आखिर की 1 मिनट की क्लास, ये एक छोटा सा होमवर्क है जो आपने ट्राई करना है, फिर व्हाट्सएप पर मुझे सेंड कर दीजिएगा तस्वीर खींच के, और वो है इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी।
इक्वेशन फॉर फ्रीक्वेंसी हर बच्चा बना सकता है, उसको ज़रूरत नहीं है कि कुछ गाइड किया जाए, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। आपने क्या करना है, बस सिर्फ टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला पीछे बनाया था वो फॉर्मूला यहाँ पुट करना है, उसको सॉल्व करना है, ऊपर की तरफ ले जाके फ्रीक्वेंसी बनेगा। बस आप चेक कैसे करेंगे, जो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला पीछे बना था उसका उलट बनता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला ये आपने खुद ने ट्राई करना है, मैंने इसमें आपकी कोई मदद नहीं करनी है। आई एम रियली सॉरी, कुछ जगहों पे टीचर अगर वाकई में मदद करता है बच्चों की तो वो ज़्यादती होती है कि यहाँ नहीं करनी चाहिए, यहाँ बच्चे को खुद अपने ऊपर एतमाद करना है। तो अब फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला टाइम पीरियड का उलट बनेगा। टाइम पीरियड में बना था 2 पाई, यहाँ बनेगा 1/2 पाई, और वहाँ बना था L/G, तो यहाँ बनेगा G/L। मैंने आंसर अलबत्ता आपके साथ शेयर कर दिया है, एंड इट इज़ योर होमवर्क। ठीक है, सब बच्चे यहाँ तक जल्दी से एक ओके कर दें, क्योंकि आखिर के जो 5 मिनट बचे हैं उसके अंदर मैं आपसे बात कर लूँ, फिर ये काम सारा शेयर करता हूँ। सब बच्चे जल्दी से आखिर के 5 मिनट मेरे साथ जुड़ जाएँ। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग, अब यहाँ पर जो हम बातचीत कर रहे हैं आपसे, ठीक है,